हेलो मेरे शेरों और शेरनियों। अगर आज आप हमसे जुड़ गए हैं प्यारे बच्चों, तो मैं दावा करता हूँ बोर्ड एग्जाम 2027 में आप 100 में से 100 गणित में लेके ही आएंगे। ये दावा है, क्योंकि मैं जिस हिसाब से गणित पढ़ाता हूँ उतना पूरे यूट्यूब में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और जैसे जिस आसानी के साथ मैं प्रश्न बताऊंगा और जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, चाहे आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो। वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसके बेसिक को जान लेते हैं, क्योंकि हम प्रश्न सीखेंगे, हम प्रश्नों को रटेंगे नहीं। ठीक है, मैथ आपको तभी आसान लगेगी जब आप चीज़ों को सीखोगे, रटोगे नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, देखो चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया संख्या क्या होती है, संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो प्यारे बच्चों, संख्या के दो प्रकार हैं, संख्या के दो प्रकार के। नंबर वन, पहली जो संख्या होती है आपकी वो होती है वास्तविक संख्या। वो क्या होती है प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या, पहली टाइप। ठीक है, वास्तविक संख्या। दूसरी क्या होती है आपकी, काल्पनिक संख्या। दूसरी क्या होती है, काल्पनिक संख्या। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, वास्तविक संख्या के भी दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे और पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 में। और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम डिटेल में जानेंगे प्रश्नावली 1.2 में। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये जो आपने लिख दिया काल्पनिक संख्या, ये क्या होता है, क्या ये हमारे सिलेबस में है? तो कक्षा 10 की गणित में सिर्फ आपका वास्तविक संख्या आएगा, काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भैया ये काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो थोड़ा जान भी लेते हैं। जैसे मैंने एक प्रश्न दिया उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने यहाँ लिखा हल करो, एक प्रश्न दे देता हूँ, हल करो x² + 1 = 0, x का मान ज्ञात करो। आप बोलोगे भैया ये तो एकदम हलवा है, एकदम आसान है, प्लस का एक इधर ले लो, माइनस का एक। भैया अब ना आपको क्या करना है, वर्गमूल ले लेना है माइनस का एक। तो भैया ये चीज़ जो आ गई है अंडर रूट के अंदर, क्या आ गया, माइनस के अंदर अंदर आ गया चुका है ना, यहाँ पे हम आके अटक जाएंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब अगर माइनस आ गया है तो आप समझ लो कि वो है काल्पनिक संख्या। ठीक है, और ये सब चीज़ आप पढ़ोगे सीखोगे कक्षा 11 में। ठीक है, वहाँ पे हम सीखेंगे, लेकिन अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है काल्पनिक संख्या का। कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है ना, माइनस आता है, तो वहाँ पर आता है काल्पनिक संख्या का कॉन्सेप्ट, काल्पनिक संख्या, और वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के दो प्रकार है, एक है परिमेय संख्या, ठीक है, और एक क्या है बाबू, एक है अपना अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये हम जानेंगे प्रश्नावली 1.2 में। प्रश्नावली के हिसाब से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, दो चीज़ें मुझे आपको बतानी है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में, जो आप पहले से ही जानते होंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ भाज्य संख्या। क्या लिखता हूँ, भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके संख्या जिसके जिसके दो से अधिक, दो से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि उदाहरण से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या लिख ली 4, यहाँ मैंने एक संख्या लिख ली 6, और मैंने यहाँ पर संख्या लिख ली 8। अब देखो 4 किस किस संख्या से विभाजित होता है। ठीक है, ये देखो, तो 4 विभाजित हो जाता है दो के भाड़े में 4 आता है, 2 दूनी 4, 4 से विभाजित होता है, 4 एकम 4, और एक, हर एक संख्या एक से विभाजित होती ही होती है ना। तो ये संख्या देखिए, इसके गुणनखंड कितने, 1 2 3 है। ठीक है, अब देखिए 6, देखिए 6 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 6 3 से भी कट रहा है, 6 6 से भी कट रहा है, और 6 1 से भी कटता है। तो 6 के कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4, 2 से ज़्यादा है यानी कि भाज्य है।
8 देखो, 8 किससे कटता है? 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 8 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो इसके 2 से 4, देखो यहाँ कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4, 4 गुणनखंड है। 2 से अधिक है यानी कि भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। यहाँ लिख देता हूँ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? संख्या संख्या जिसके संख्या जिसके केवल केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, खुद और एक, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको, उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने एक संख्या यहाँ लिख ली 2, एक लिख ली मैंने 3, एक लिख ली मैंने 5। अब 2 3 5 ये किससे कटेंगे? देखो, 2 2 से विभाजित होगा और 2 1 से विभाजित होगा। इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, 2 ही हैं, केवल 2, खुद और एक। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए, 3 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, 5 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, खुद और एक, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, तो समझ गए संख्या क्या होती है, संख्या के प्रकार मैंने बता दिया आपको, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं एक प्रमेय पर। ज़बरदस्त प्रमेय है, एग्जाम में इस प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये हिंदी में लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ ये यहाँ पर प्रमेय क्या लिखी हुई है। ये प्रमेय क्या कहती है? दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या हो, उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। बस इसका जो क्रम है वो इधर से उधर हो सकता है, लेकिन यूनिक होता है। कैसे? इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे मैंने एक संख्या लिख ली 18, 18 एक भाज्य संख्या है। तो इसको अगर मैं गुणनखंड करूं, गुणनखंड करना आपको आता होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मुझे बता देना प्यारे बच्चों, आप लोग सभी, कि आप सबको विभाजिता का नियम आता है कि नहीं आता है, कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है, कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है, कौन सी 5 से होती है, कौन सी 4 से होगी। ये जो छोटे मोटे नियम है 2 से लेकर 10 तक, आपको आते हैं कि नहीं आते? अपनी छोटी कक्षाओं से सीखा होगा। अगर आते हैं तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। नहीं आता है तो शर्माओ मत, मुझे कमेंट कर देना। मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा 5-10 मिनट का, उसमें आप सब कुछ सीख जाओगे। क्योंकि कक्षा 10 में पढ़ते हो तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पहले से ही आता है। ठीक है, तो देखिए, इकाई के स्थान पर 8 है तो 2 से कटेगा, 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 एकम 3। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं 18 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 कितनी बार है? 2 एक बार है। 3 कितनी बार है? 3 2 बार है। ठीक है, इसको या तो ऐसे लिखो या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3 को पहले लिख लिया और 2 को बाद में। तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता इधर से उधर, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये जो प्रसारित रूप आया है, ये वैसा का वैसा रहेगा, ये कभी नहीं बदलता। हो सकता है 2 पहले आए या 2 बाद में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका जो क्रम है वो निर्धारित रहता है। अब देखने वाली बात क्या है बाबू, कि ये जो 18 है ये एक भाज्य संख्या है। 18 क्या है दोस्त? एक भाज्य संख्या है ना। लेकिन ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है अभाज्य संख्या। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है अभाज्य संख्या। तो प्रमेय क्या कहती है कि भैया दुनिया का कोई भी आप ले लो भाज्य संख्या, उसे आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये प्रमेय क्या होती है? यही प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखो पढ़ लेता हूँ। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम, जैसे क्रम, ये 2 पहले था, इसको 2 बाद में लिख लो। क्रम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये चीज़ देखो, 2 एक बार आया, 3 2 बार आया, ये फिक्स रहता है, ये नहीं बदलेगा कभी। ये प्रमेय आपको ये कहती है। तो इस प्रमेय का उपयोग क्या है? अभी आप आगे चल के लॉ शप्पा मौशप्पा सीखोगे, उसमें इसका बहुत बड़ा प्रयोग है।
और आपके बोर्ड एग्जाम में लॉशपर मॉशपर निकालने के लिए प्रश्न 100% मोहर लगा के आएगा ही आएगा। और जो प्रश्न, जिन प्रश्नों पे मैं लिख दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न वैसे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर जिसमें मैंने लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट तो समझ लेना वो एग्जाम में बार बार आता है और इस साल भी पक्का आएगा ही आएगा। जो आप तैयारी करोगे, रिवीजन करोगे, तो उन प्रश्नों को ज़्यादा अटेंशन देना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक प्यारे बच्चों, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो यहाँ तक हमारा बेसिक हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रश्नावली में। ठीक है, प्रश्नावली का ये जो पहला प्रश्न है, यहाँ से ये जो प्रश्न आते हैं वो 1 नंबर में आता है। ठीक है, एक आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन 1 नंबर में। ठीक है, कितने नंबर में? 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है सिर्फ 1 नंबर में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हर एक का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। यहाँ पहला क्या 140 है, ये 140 बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करो। मैं आपको बता दूं, कोई भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। ये 2 से विभाजित का नियम है। इकाई के स्थान पर 0 है, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, पीछे से 0 आ गया, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 10। इकाई के स्थान पर 5 हो या 0 हो, 5 से विभाजित होता है, तो 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ठीक है, तो हम 140 का गुणनखंड लिखेंगे। कैसे होगा? 2 कितनी बार आया है बच्चों? 2 बार आया है, 5 1 बार आया है और हमारा 7 1 बार आया है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये 140 का क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले में आ जाओ। 156 का करेंगे हम। 156 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 3 6, ठीक है, 1 बचा, 2 नम 18, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, और ये आ जाएगा 13 एकम 13। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक काटते रहना है। और ये नहीं कि डायरेक्ट 4 से काट दिया, डायरेक्ट 6 से काट दिया, ऐसे नहीं। छोटी से छोटी संख्या, और यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो क्या होगी? अभाज्य संख्या ही होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो देखो 156 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है? 2 है 2 बार, 3 है 1 बार, और 13 है 1 बार। ठीक है, ये 156 का क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3825, 3825, इसका हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। करो, इकाई के स्थान पर 5 है, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, असल बचा 3, 3 और 2 32 हो गया, 5 छंग 30, 2 बचा, 5 बचे 25। इकाई के स्थान पर 5 है, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 बचे 25, 1 बचा, 5 तिया 15। किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचा, ठीक है, 3 सत्ते 21, और ये आ गया 17 एकम 17। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 3825 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ, 3 कितनी बार है? 3 हमारा है 2 बार, 3 हमारा 2 बार है, 5 भी हमारा है 2 बार, और 17 हमारा है 1 बार। तो इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगले वाले पे हम आ जाते हैं। अगला वाला क्या है? 5005। 5005 पे आ जाओ, इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखो इकाई के स्थान में 5 है, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। किससे कटेगा? 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बचा, 1 हो गया, 7 तिया 21। किससे कटेगा? 11 से, 11 एकम 11, 3 बचा, 33 हो गया, 11 तिया 33। तो यहाँ आ जाएगा 13 एकम 13। ठीक है, तो बच्चों यहाँ आपके 5005 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा? वो होगा 5 1 बार है,
7 एक बार है, 11 एक बार है और 13 एक बार है। ठीक है, ये प्रश्न भी हो गया। अगले वाले पार्ट पे आ जाओ। 7,429 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7,429। तो अगर आप ट्राई करोगे, क्योंकि इकाई के स्थान में विषम संख्या है, तो किसी विषम संख्या से ही कटेगा। ट्राई करते जाओगे जाओगे 3, 5, 7 ऐसे करके जाओगे तो किसी से नहीं कटेगा, सीधा कटेगा ये 19 से। ठीक है, 19 का भाग दे दो। 19 का 19 कैसे कितनी बार जाएगा देखिए। 19 से हमें भाग देना है 7,429 में। तो 19 तिया 57 होता है, 19 चौको 76, 3 बार ही जाएगा। तो 19 तिया कितना हो जाएगा? 57। ठीक है, घटा देंगे। 14 में से 7 घटाएंगे, 7 बचेगा। और 6 में से 5 घटाएंगे, 1 बचेगा। पीछे से 2 आ गया, 172। 172 आ गया तो लगभग 190 के आसपास है, तो 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81, हासिल लगा 8, 9 एक कम 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17। घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1, और यहाँ से 1 आ जाएगा। 19 से कम 19। ठीक है, पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा ही जाएगा। तो कितनी बार गया? 391 बार गया। ठीक है, अब कितने किससे भाग जाएगा? 20 से तो जाएगा नहीं, 21 से देखे देंगे। 21 से ट्राई करके देखो। 21 का 21, 21 दूनी 21 दूनी होता है 42, ज़्यादा हो जाता है। मैं भाग देके देखता हूँ 21 से। ठीक है, 21 से भाग देंगे, क्या 17 से जा सकता है? वो भी ट्राई करके देख लो एक बार। 17 दूनी 17 से देख के देखते हैं। 17 दूनी 34, 34 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। 17 तिया 51, हाँ 17 से जा रहे हैं। और 23 से कम 23, 21 से नहीं जाता, 23 से जाता। तो इसका जो गुणनखंड होगा 7,429 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 19 गुणा 17 गुणा 23। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोल दिया ना इंपॉर्टेंट, तो भाई इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बड़े नंबर में। ठीक है, कह रहे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF, HCF मतलब मॉशअप, LCM मतलब लॉशअप, ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होता है। और ये जो नियम है वो सिर्फ दो संख्याओं के लिए होता है। अगर आप दो संख्या का लॉशअप और दो संख्या का मॉशअप निकाल रहे हो तो उसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी ही लगेगी कि भाई दो संख्या का जो गुणनफल है ना, दो संख्याओं को गुणा करोगे वो किसके बराबर होगा? उसके LCM और HCF के बराबर होगा। इसे कॉपी में अच्छे से लिख लेना, खुद में एक नियम है। और ध्यान दीजिए, नोट करके लिख लेना, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में ना ऐसे लिखा जाता है, HCF की जगह क्या बोल देगा? मॉशा हिंदी में। ठीक है, महत्तम समापवर्त है। और LCM को बोल देगा लॉशा, लघुत्तम समापवर्त, ऐसा भी बोल सकता है। तो ये कॉपी में नोट कर लेना। अब इसने बोल दिया है कि हमें इनका क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है। ठीक है, इस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो हमारे पास दो संख्या है 26 और अगला क्या है? 91। इनका हमें क्या करना है? गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 13 अभाज्य संख्या है, 13 एक कम 13। फिर देखो 91 पे आ जाऊँ, 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, 2 बचा, 7 तिया 21, 13 एक कम 13। अब ध्यान से देखना, 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है, 13 एक बार है। और 91 को मैं लिख सकता हूँ समान संख्या के नीचे समान संख्या लिखनी है। 13 है, 13 के नीचे 13 लिखूंगा और 7 यहाँ अलग लिख दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है? मॉशा, मॉशा बोले तो HCF, और हमें क्या निकालना है? लॉशा, लॉशा बोले तो LCM। ये दोनों चीज निकालनी है। अब जब बात गुणनखंड हो जाएगी ना, अब आपको देखना है हमें कितनी संख्या दे रखी है? 2 संख्या। तो हमें वो संख्या देखनी है जो दोनों में हो। तो देखिए दोनों में क्या है? 13 है, दोनों में 13 है।
तो HCF निकालने के लिए क्या होता है, वो संख्या लेनी है जो दोनों में हो, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है। जो संख्या दोनों में है वो लेनी है और उसकी न्यूनतम घात लेनी है। इसमें कौन क्या लिया जाता है, न्यूनतम घात लिया जाता है, न्यूनतम घात लिया जाता है इसमें HCF में। तो 13 की न्यूनतम घात क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। 13 को एक ही बार लिखना है तो 13 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा मौशा है वो कितना है, 13 है। अब हमें निकालना है लौशा। तो इसमें क्या होता है, अधिकतम घात लेते हैं। लौशा में क्या लिया जाता है, अधिकतम घात। देखो कैसे होगा, जो संख्या दोनों में है उसी की अधिकतम घात लेनी है। 13 की अधिकतम घात कितनी है, एक ही है। जो संख्या दोनों में उसकी अधिकतम घात लेनी है, ले लिया। अब जो संख्याएं हमारी बच गई हैं उनको गुणे में डाल दो। 2 बच गया था, 7 बच गया था, तो 13 को एक ही बार लिखना है। 7 दूनी 14, 13 गुणा 14, 13 चौके 52 का 2, हासिल लगा 5, 13 कम 13 और 5 18, 182। तो हमें हमारा जो HCF मिला है वो 13 मिला है और हमें हमारा LCM कितना मिला है, 182 मिला है। अब हमें क्या करनी है प्यारे बच्चों, जांच करनी है। हमें क्या करनी है, जांच करनी है। अगर हमारा जांच संतुष्ट होता है तो हमारा उत्तर सही होगा, अन्यथा नहीं। तो जांच पे आ जाओ, यहाँ लिखेंगे जांच। जांच क्या होता है प्यारे बच्चों, जांच होता है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो उसके HCF गुणे LCM के बराबर होता है। दो संख्या हमारी क्या क्या है इसमें, 26 और 91 है। तो यहाँ लिखेंगे 26 गुणा 91 बराबर होगा, HCF कितना आया था 13 और LCM कितना आया था 182। इन दोनों को गुणा करोगे जो आएगा, इन दोनों को गुणा करोगे जो आएगा वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तो आपका उत्तर सही है, अगर बराबर नहीं आ रहा तो आपने गड़बड़ की है। तो गुणा करके देखते हैं, ठीक है, गुणा करके देखते हैं। यहाँ 91 को गुणा करेंगे, नीचे गुणा कर देते हैं। 91 को गुणा करेंगे 26 से, करो 6 कम 6, 6 नम 54, 2 1 कम 2, 2 नम 18, 6 6 8 और 5 13, ये आ गया। गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 2 3 6 6। अब इनको गुणा करो, 182 को गुणा करना है 13 से, ठीक है, गुणा करो। 3 दूनी 6, 8 3 24 का 4, हासिल लगा 2, 3 1 कम 3 और 2 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 कम 1, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 6 8 और 5 13 और ये 2, ये भी क्या आ गया 23 66। आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है बाबू, बराबर आया है। यहाँ लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, अतः अतः हमारा हमारा जांच सही है और हमारा उत्तर भी क्या है, सही है। जांच सही है तो हमारा उत्तर सही है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, जैसे क्वेश्चन करोगे और सीखते जाओगे। आपको मैं बता दूं बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलेगा। आप इन क्वेश्चनों को देखिए एक बार, ठीक है, अभी सिर्फ देखिए, अभी नोट मत कीजिए। एक जब देख रहे हो ना सिर्फ देखो समझो, दोबारा क्या करना है, लिखते हुए देखते हुए लिखना है, नोट्स बनाने, और उसको घर पे जाके एक बार खुद से फिर से देखना है, पन्ना पलट के एक आध क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके, वरना बात नहीं बनेगी, ठीक है। सेकंड वाले में आ जाते हैं, 510 और 92 है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 510 और यहाँ लिख दिया मैंने 92, ठीक है। इनका क्या करना है, गुणनखंड। तो देखो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बजा, 2 पंजे 10, 1 बजा, 2 पंजे 10, इकाई के स्थान में 5 है, 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 3 से कटेगा, 3 दूनी सॉरी 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 17 आ गया, और यहाँ आ जाएगा 17 एकम 17, ठीक है, 17 एकम 17। फिर आ जाते हैं यहाँ पर
इससे कटेगा 2 से, 2 चौको 8, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एक कम 2, 2 से नहीं कटेगा ना, 23 आ गया है। 23 एक क्या है बच्चों, 23 एक अभाज्य संख्या है। 23 एक कम 23, 23 एक कम 23 हो गया। जब तक एक ना आ जाए तब तक हमें करना होता है। सो देखो यहाँ पर 510 को मैं लिख सकता हूँ किस प्रकार, 2 कितनी बार है, एक बार, 5 है एक बार, 3 है एक बार, और 17 है एक बार। 92 में आ जाओ, ठीक है, 92 में आ जाओ। 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, और 23 एक बार। वो संख्या ढूंढो जो दोनों में है, दोनों में सिर्फ 2 ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम HCF। HCF क्या होता है, वो संख्या लेनी है जो दोनों में और उसकी न्यूनतम घात लेनी है। दोनों में बस 2 है और 2 की न्यूनतम घात क्या है, 1। हमारा उत्तर आ जाएगा 2। HCF तो होगा बस 2। अब हमें निकालना है हमारा LCM, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेनी है। 2 की अधिकतम घात क्या है, 2 है, और जो बच गए 5, 3, 17, 23, इनको गुणे में डाल दो। 5, 3, 17, 23, इनको मैंने गुणे में डाल दिया, इसको 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 इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तियाँ 60, ये हो गया 60, और ये है 17 गुणा 23। सारा गुणा मैं देखो कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, आपको भी कैलकुलेटर की आदत नहीं लगानी है। अगर लगा लिया ना भाई तो एग्जाम में 2 + 3 कितना होता है तो भी नहीं कर पाओगे, है ना। इतना हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारा माइंड उस पर इतना डिपेंडेंट हो जाता है। तो अभी कैलकुलेटर को छूना भी नहीं है, पूरे साल भर नहीं छूना। सारा कैलकुलेशन आपको अपने पेन से करना है, कॉपी में। अब गुणा कीजिए, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 है, गुणा करेंगे, 17 तियाँ 51, हासिल लगा 5, ठीक है। 17 दूनी 34, 34 और 5, 34 और 5 39, 6 से गुणा कर देंगे, 6 कम 6, पीछे से 0 आ जाएगा, 6 कम 6 हो गया, 6 नम 54, से लगा 5, 6 तियाँ 18, 18 और 5 कितना होता है, 23, 23460 आ जाएगा। ये हमें हमारा क्या मिलेगा, लॉशा। अब आ जाओगे जांच पे। जांच क्या है आपका, जांच है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का जो गुणनफल होता है किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है HCF गुणे LCM के। मान रखो संख्या हमारी क्या क्या है, एक 510 है, एक 92 है, तो यहाँ लिखेंगे 510 गुणा 92। HCF हमारा कितना है बच्चों, HCF हमारा है 2, और LCM हमारा कितना आया था, 2, 3, 4, 6, 0। अब आपको क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ गुणा कर लेना है, ठीक है। मैं आपको गुणा इस तरफ करके दिखाता हूँ। सो देखिए, गुणा करेंगे 510 को इससे 92 से, करो गुणा, 2 गुणा 0 0, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 9 गुणा 0 0, 9 एक कम 9, ठीक है, 9 पंजे 45। फिर ये 0, ये अपना 0 जोड़ना होता है, ये 2, ये 9, ये 6, ये 4, तो यहाँ गुणा किया तो हमें क्या मिला, 46920, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 0 0, 2 छंग 12, हासिल लगा 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। अब आप खुद देखोगे भैया कि दोनों तरफ क्या है, समान है, दोनों तरफ समान है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। अतः हमारा जांच संतुष्ट है, हमारा उत्तर सही है, ये लिख दोगे, ठीक है। इसके आगे क्या लिख दोगे, इसके आगे लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः हमारी जांच सही है और हमारा उत्तर भी बिल्कुल
सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन बन गया अपना आराम से। अगले वाले पे आ जाते हैं, थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पे आ जाओ। क्या है अपने पास? 336। अगला वाला क्या है अपने पास? 54 है। चलो करते हैं इसके गुणनखंड। तो किससे कटेगा? ये 2 से कट जाएगा। 2 एक कम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चुक्को 8, 2 चुक्को 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 सते 21, 7 एक कम 7। जब तक एक ना आ जाए तब तक करना है। ठीक है, अब अगले वाले में आ जाओ। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बजा 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। ठीक है, सो देखो संख्या को मैं लिख सकता हूँ। 336 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 336 पे आ जाओ। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। 2 है अपना 4 बार, 3 है अपना 1 बार, 7 है अपना 1 बार। इधर आ जाओ। 2 कितना है? 2 है 1 बार, 3 अपना है 3 बार। ठीक है, अब संख्या ढूंढो जो दोनों में है। 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है। 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है। तो अब हमें क्या निकालनी है दोस्तों? हमें सबसे पहले निकालना है HCF। यही निकाल देता हूँ। जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात। 2 की न्यूनतम घात क्या है? 1 गुणा, अगला 3 भी है ना तो गुणा करके लिखना है। 3 की न्यूनतम घात है 1, 3 को भी एक बार गुणा करना है। तो 2 एक बार, 3 बार एक बार, 2 गुणा 3, 2 3 6 आ जाएगा। अब निकालो LCM। जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात। 2 की अधिकतम घात है 4, 3 की अधिकतम घात है 3, और एक 7 बच जा रहा है, इसको गुणे में डाल दो। 2 को 4 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 3 को 3 बार गुणा करो, 3 तिया 9 तिया 27। गुणे में क्या है अपना 7। अब इसको गुणा करना पड़ेगा भाई। तो पहले गुणा करेंगे 27 को 7 से। करो, 7 सत्ते 49, 80 लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। 189 को गुणा करना है 16 से। 6 नम 54, 80 लगा 5, 8 छंग 48, 48 और 5 कितना? 53, 53 का 3, हासिल लगा 5, 6 कम 6, 6 और 5 11। ठीक है, 1 नम्बर 9, 1 अट्ठे 8, 1 कम 1 4, यहाँ से 12 आ गया, यहाँ से 10 और 2 और 1 3, 3024। लॉशो पर कितना आ गया? 3024। और हमारा मौशा कितना था? 6 था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? जांच करेंगे। जांच, जांच क्या होता है? जांच है आपका दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? HCF गुणा LCM होता है। ठीक है, तो देखो पहली संख्या हमारे पास कितनी है? पहली संख्या हमारे पास है 336, दूसरी संख्या हमारे पास है 54। HCF हमारे पास आया था 6, LCM आया था 3024। गुणा करेंगे सबसे पहले। देखो 336 को गुणा कर देंगे 54 से। 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 4 तियाँ 12 और 1 13, 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 तियाँ 15 और 3 18, हासिल लगा 1, 5 तियाँ 15 और 1 16, 4 4, 8 और 3 11, हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8। ये आ गया 18144। 6 से गुणा करेंगे, 6 चुक्कू 24, हासिल लगा 2,
6 दूनी 12 और 2 14, असल लगा 1, 6 गुना 0 और 1 1, 6 3 18। तो आप देख पा रहे हैं कि भैया दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ बिल्कुल समान है। यहाँ पर जो है यहाँ पे भी वही है। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड, यानी कि हमारी जांच क्या है, बिल्कुल सही है। और हमारा उत्तर भी बिल्कुल क्या है, सही है। ये आ जाएगा। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक आपने दो दो के लिए कर रहे थे, अब 3 3 वालों के लिए करोगे। 3 हो संख्या, चाहे 4 हो चाहे 10 हो, ठीक है। आपने वो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज देखी होगी ना, वहाँ पर एक डायलॉग है। डायलॉग क्या है कि गद्दी पे हम रहे या रहे मुन्ना, नियम सबके लिए सेम होंगे, है ना, कालीन भैया बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे साथ एनसीईआरटी क्या बोल रहे हैं कि संख्या 2 रहे या 3 रहे या कितनी भी रहे, नियम सबके लिए सेम है, नियम नहीं बदलेगा। जैसा 2 के लिए तुम कर रहे थे नियम लगाकर एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे थे, वही सेम नियम अब 3 के लिए हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिए, जो इससे पहले जो नियम देख रहे थे कि दो संख्या का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, वो सिर्फ 2 संख्या के लिए ही होता है। अब आप सोचो कि भैया 3 संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और एक टिप्स आपको दे दूं, बाकी टीचर आपको नहीं बोलेंगे। अगर आपके पास संख्या है, जैसे संख्या आपका ए है और बी है, ठीक है, इस संख्या का आपने निकाला है एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का, और इनका निकाला है आपने एलसीएम। 2 की जगह 3 4 कुछ भी हो जाए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एलसीएम को एचसीएफ पूरा पूरा भाग दे देता है, पूरा पूरा भाग देता है, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए, जो वाइवा वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे पूछ दिया जाए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास संख्याओं का एलसीएम है और संख्याओं का एचसीएफ है, कुछ भी है, तो एचसीएफ जितना भी आएगा ना, वो एलसीएम को पूरा पूरा भाग देगा। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, यानी कि उन संख्याओं का वो एलसीएम एचसीएफ है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ कोई बताता नहीं है, मैंने बता दिया, साइड में रख लेना। पहले वाले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। हमें क्या निकालना है बच्चों, वही गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो संख्या यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 21, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार एग्जाम में 12 पूछे गए हैं। 12 का गुणनखंड करो, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ठीक है। 15 पे आ जाओ, 3 ही बचे 15, 5 एकम 5, फिर आ जाओ यहाँ पर, 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। अब आप देखेंगे कि भैया 12 को हम लिख सकते हैं, 12 कितनी बार, 12 को लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, 3 है 1 बार। फिर आ जाओ 15 पे, 3 के नीचे 3, 3 1 बार है, 5 1 बार है। फिर आ जाओ 21 पे, 3 1 बार है, 3 के नीचे 3 लिखा, और क्या है बाबू, 7 है। ऐसी संख्या ढूंढो, 3 संख्या दे रखी है ना अपने को, जो तीनों में हो। तीनों में क्या है अपना, सिर्फ 3 है, तो नियम वही है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेते हैं। जो तीनों में है बस वही लेना है, और न्यूनतम घात लेनी है। 3 की न्यूनतम घात 1, यानी कि 3 एक ही बार है, तो हमें हमारा एचसीएफ क्या मिला, 3 मिला। अब आ जाओ एलसीएम पे, एलसीएम पे आ जाओ। जो तीनों में है उसकी अधिकतम घात एक ही है, और जो बच गए हैं उनको क्या करो, गुणे में डाल दो। बच गया क्या है, 2 की घात 2 बचा है, 5 बचा है और 7 बचा है। 3 एकम 3 एक बार है, 7 एक बार है, 7 3 21, 7 3 21, 2 दूनी 4 और ये 5, 21, 4 पंचे 20, 21 दूनी 42, पीछे से 0, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, एलसीएम 420, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मतलब एचसीएफ और एलसीएम पे आधारित प्रश्न एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाला पार्ट बहुत ही आसान है, ये 1 नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव में। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या, 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या, 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है, अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है और एचसीएफ जो होता है, इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में या फिर 1 नंबर में।
अगर HCF की बात करें, अभाज्य संख्या चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, अगर सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF हमेशा 1 होता है, बिना हल किए। अब हल करके भी दिखाऊंगा। और अगर LCM निकालना है, जिस भी परिस्थिति में अगर HCF 1 आ रहा है तो जो भी संख्या आपको दी गई है उनको गुणा कर दो। 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों को गुणा करोगे आपको आपका LCM मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जानना चाहूँगा कि गुणा करके कितना आ रहा है तीनों को। कमेंट करके मुझे बताना इनका आंसर कितना आ रहा है। बताओ बताओ, फटाफट कमेंट करो। अब आप कहोगे भैया हल करके दिखाओ, ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा है, हल करके दिखाओ। तो चलिए हल करके दिखाते हैं गुणनखंड विधि से। 17 यहाँ लिखेंगे 23 और यहाँ लिखेंगे 29। ठीक है, 17 किससे कटेगा? 17 17 से कटेगा। 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29। ठीक है, तो मैं 17 को कैसे लिख सकता हूँ? 17 को लिख सकता हूँ 17 गुणा कुछ नहीं देख, फिर 23 को लिख सकता हूँ 23 गुणा, ठीक है, 29 को लिख सकता हूँ 29 गुणा। ऐसी संख्या जो तीनों में है वो सिर्फ एक ही है, तो हमारा HCF क्या होगा? 1 हो जाएगा, 1। ठीक है, और LCM क्या होगा? गुणे में एक लिखो ना लिखो फर्क पड़ता ही नहीं है ना। तो जो तीनों में उसका अधिकतम घात, एक की अधिकतम घात एक ही है, और जो संख्या बच गई उनको गुणे में डाल दो। 17 गुणा 23 गुणा 29। एक से किसी भी संख्या में गुणा करो वही रहता है ना, तो वही 17 23 29 आ गया। तभी मैंने बोला इन तीनों को गुणा करोगे कितना आ रहा है वो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्याओं का जो मौशा होता है वो 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का अगर लौशा निकालना है तो उन सभी संख्याओं को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। एग्जाम में प्रश्न आता है इस पर। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं लगे जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, फटाक से कॉपी में लिख लेनी है। ठीक है, थर्ड वाले में आ जाते हैं। क्या है अपने पास? 8 है, 9 है और 25 है। शानदार क्वेश्चन है। देखिए, 2 से कटेगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 पे आ जाओ, 9 किससे कटेगा? 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 पे आ जाओ, 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5। तो भैया 8 को हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है? 3 बार। 9 को लिख सकते हैं 3 कितनी बार है? 2 बार। और 25 को लिख सकते हैं 5 कितनी बार है? 2 बार। तीनों में कोई भी संख्या है जो तीनों में हो? ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो तीनों में हो, इसीलिए इसको गुणा में 1 लिख सकते हैं, है ना। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि तीनों में कुछ भी ना दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, तो उस परिस्थिति में जो हमारा HCF होगा 1 होगा। ठीक है, तीनों में जब कुछ भी नहीं है तो HCF 1 होता है। और जब जब HCF 1 होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जब जब HCF 1 होगा उस परिस्थिति में LCM क्या होगा? जो संख्या आपको दी गई उनको आपस में गुणा कर देना है। क्या हो जाएगा? 8 गुणा 9 गुणा 25। जब जब HCF 1 आएगा, LCM निकालने के लिए जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 25 अट्ठे 200 गुणा 9, 9 दूनी 18, पीछे से 2 0 में हमारा लॉस ऑफ क्या मिलेगा? 1800 मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और है आसान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर 2 नंबर में एग्जाम हर साल आता है। कह रहे हैं दो संख्याओं का HCF 9 है, तो दो संख्याओं का LCM क्या होगा? तो एग्जाम में कैसे लिखना है? दिया है हमको, क्या दे रखा है? HCF दे रखा है दो संख्याओं, कितना दे रखा है? 9। और हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है दो संख्याओं का, 657। क्या निकालना है? दो संख्याओं का LCM निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं
हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम? हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है इसके बराबर होता है, वो बराबर होता है HCF गुणे LCM। यही होता है। अब हम मान रखेंगे, ठीक है। दो संख्या हमारी कौन कौन सी है? दो संख्या हमारी है, पहली संख्या हमारी है 306, दूसरी संख्या हमारी है 657, ठीक है। HCF हमारे पास क्या है? 9 है, गुणा LCM हमें निकालना है। 9 यहाँ गुणे में है, इधर आके बट्टे में हो जाएगा। 306 गुणा 657, ये 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। LCM है। अब देखो 9 से काटोगे, 9 तियाँ 27, कितना बचा? 3, 36 हो जाएगा, 9 चौको 36। अब क्या करना है? 657 को 34 से गुणा कर देना है। 657 को 34 से गुणा कर दो, 4 28, अस्सी लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22, अस्सी लगा फिर से 2, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, ठीक है। हासिल लगा 1, 3 पचा 15 और 1 16, हासिल लगा 1, 3 जंग 18 और 1 3 जंग 18 और 1 19, ठीक है। तो ये 8 3 2 2 6 6 12, 9 तो 11, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या गुणा भाग में? 657 गुणा 34 है ना, 9 3 27, 9 चौको 36, ठीक है। एक बार गुणा करते हैं, फिर से देखते हैं एक बार। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल लगा 2, 4 छंग 24 और 2 26, ठीक है। 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 बचे 15, 3 बचे 15 और 2 17, ठीक है। हासिल लगा 1, 3 छंग 18 और 1, देख रहे, ये गलती हो रही थी। यहाँ से 8 8 आ जाएगा, 3 7 और 6 13, हासिल लगा 1, यहाँ से 12, ये आ जाएगा उत्तर। 22 33 8, हमें हमारा एलसीएम क्या मिलेगा? 22 33। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बड़े नंबर में 4 नंबर में आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और है आसान। कह रहे हैं जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो हमारे पास क्या दे रखा है? 6 टू द पावर n दे रखा है। अगर n की जगह पे मैं 1 रखूं, n की जगह पे मैं 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं या रखते जाऊं, तो यह कभी भी इकाई के स्थान पर 0 आ सकता है क्या? ये आपसे पूछ रहा है। चाहे को आप n की जगह कुछ भी रख दो, चाहे को कितनी बार गुणा कर लो, या कभी इकाई के स्थान पर 0 आ सकता है? ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, अगर कोई संख्या अगर इकाई के स्थान पर 0 आना चाहता है, तो उसके लिए उसके गुणनखंड में 1 बार 2 और 1 बार 5 कम से कम होना चाहिए। 1 से ज़्यादा बार हो चलेगा, लेकिन कम से कम 1 बार 2 और 1 बार 5 होना ही चाहिए। अगर इससे 1 2 और 5 कोई भी नहीं होगा तो फिर 0 पर समाप्त नहीं होगा। 1 से ज़्यादा बार चलेगा, लेकिन कम से कम 1 2 और 1 5 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो जो संख्या में दे रखी है वो दे रखी है 6 टू द पावर n। तो संख्या हमारे पास 6 है, तो हम क्या करेंगे? 6 का गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 6 है ना, गुणनखंड करो, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो देखेंगे जब हमने संख्या का गुणनखंड किया तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है, 3 एक बार है। 2 तो चलो एक बार आ गया, 5 कहाँ है? 5 है यहाँ पर? नहीं है ना। तो कम से कम 1 2 और 1 5 होना ही चाहिए था, तब जाके वो 0 पे समाप्त हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि संख्या
का गुणनखंड, क्योंकि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, ठीक है, ये अंडरलाइन कर देना, का रूप नहीं है, इसीलिए 6 टू द पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये जरूर मेंशन करना। इतना लिखना है, और इतना सा लिखने का आपके 4 नंबर मिल जाते हैं। इतना हलवा क्वेश्चन है, बच्चे को लगता है कि भाई कितना ही टफ है। क्या टफ है भाई? अगर क्लास 2 का बच्चे को भी मैं उठा के लाके सिखा दूंगा ना, वो भी कर देगा, क्लास 2 में जो पढ़ता है। ठीक है, तो इतना आसान है। अगर आप पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, रिवाइज बार बार करोगे, तो भाई क्लास 10 की गणित बहुत आसान है। और ये आपको भी पता है, पता लग जाएगा कि भाई 9th से भी आसान क्लास 10 की मैथ है, 9th से भी आसान है क्लास 10 की मैथ। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं व्याख्या कीजिए कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या कौन होती हैं? जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है 2 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है 2 नंबर में। तो देखिए, हमें बस क्या दिखाना है, ये जो संख्या दे रखी गई है इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। जैसे ही तुम 2 से ज़्यादा गुणनखंड दिखा दोगे तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे, हमें क्या दे रखा है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसको हल कर दें पहले। यहाँ देखो, यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो मैं निकाल लूँगा 13 उभयनिष्ठ। 13 का भागा कम से कम दोनों में जा रहा है। 7 11 बचा, 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब बाहर अपना क्या है, 13 है, अंदर हल करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, 11 7 77, 77 एकम 77 होता है, प्लस 1। यहाँ अपने पास है 13 है, और यहाँ पे क्या आ गया दोस्त, यहाँ पे 77 और 1 क्या आ गया, 78। और किसी भी संख्या को मैं गुणे में 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणा 1 करने में संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो बाबू यहाँ क्या आ गया, 13 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा 78, और यहाँ गुणा है 1। तो आप देखेंगे भैया, ये अपना क्या, प्रथम गुणनखंड, प्रथम गुणनखंड। ऐसे प्रॉपर दिखा देना एग्जाम में। ये अपना क्या है बच्चों, द्वितीय गुणनखंड। और ये अपना क्या है बच्चों, तृतीय गुणनखंड। ठीक है, तृतीय गुणनखंड। आपने संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड दिखा दिए, तो संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। तो यहां लिखना है, चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए संख्या भाज्य होगी। ये लाइन आपको लिख देनी है, आसान है। अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है चूंकि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। एक संख्या उभयनिष्ठ आ ही जाती है, तो 5 अपना उभयनिष्ठ है, 5 निकाल लिया बाहर, उभयनिष्ठ। अंदर क्या बचेगा, 7 गुणा 6 5 एकम 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 एकम 5। अब गुणा करना है, देखो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 छंग 42, 4 तियाँ 12 दूनी 24। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही रहता है ना। तो यहाँ देखो क्या है, 5 है
24 दूनी 48, हासिल हासिल लगा 4, 24 चौके 96 और 4 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 1008 में 1 जोड़ोगे तो 1009 हो जाएगा। ठीक, और किसी भी संख्या में गुणे में 1 लिख सकता हूँ। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो ये मेरा क्या बच्चों, प्रथम गुणनखंड। गू फॉर गुणनखंड, कुछ और मत समझ लेना। तो ये क्या अपना द्वितीय गुणनखंड, द्वितीय गुणनखंड। और ये अपना क्या बच्चों, तृतीय गुणनखंड। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम द्वितीय तृतीय, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो यहाँ पे भी फिर से यही लाइन दोबारा आ जाएगी, सेम चीज। चूंकि संख्या के दूसरे अधिक गुणनखंड है, अर्थात संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत कम बार पूछा गया एग्जाम में, लेकिन अच्छा प्रश्न है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, खेल का मैदान है और मैदान कैसा है, वृत्ताकार पथ है खेल के चारों ओर। पूरा बना के दिखा रहा हूँ, फ्रेम कर देते हैं रेड कलर से। खेल का मैदान है और ये वृत्ताकार पथ है। ठीक, वृत्त तो नहीं बना, शायद अंडा बन गया है चलो जो भी है। कह रहे हैं इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अगर सोनिया यहाँ पर है, ये सोनिया है मान लेते हैं, सोनिया को चक्कर लगाने में कितने टाइम लगता है, 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लेते हैं ये रवि है, रवि अगर एक चक्कर लगाए तो रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट लगता है। ठीक, मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। देखिए मान लेते हैं कि ये जो सोनिया है और रवि है दोनों एक स्थान पर आ जाते हैं। ठीक है, और दोनों एक ही दिशा में एक ही समय पर भागना स्टार्ट कर देते हैं, और कितने देर बाद वो पुनः वापस एक ही जगह पे मिलेंगे वो आपको बताना है। देखो अगर रवि और सोनिया इस चक्कर में भागते रहेंगे दिन भर, तो कई बार एक एक दूसरे से आकर टकराएंगे, हाय हेलो बोलेंगे, है कि नहीं। अगर दिन भर ये भागते रहेंगे तो कई बार एक जगह दोनों पे आकर टकराएंगे जरूर, है कि नहीं। लेकिन सबसे पहली बार कब टकराएंगे, सबसे पहली बार कब टकराएंगे, सबसे कम समय में, है ना। और जितना ज्यादा समय होगा कई बार टकराएंगे, लेकिन सबसे पहली बार कब टकराएंगे, सबसे कम समय में टकराएंगे। और जहां भी सेंस आता है न्यूनतम का, कम का, वहां निकालना होता है LCM। तो ये नोट करके लिख लो बच्चों, जहां भी प्रश्न में बात आएगी न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम या कम, वहां निकालना होता है LCM। जहां बात आएगी प्रश्न में अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा चीजों की, वहां निकालना होता है HCF। ये कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लीजिएगा, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रश्न को कैसे लिखना है एग्जाम में, यहां लिखेंगे, दिया है, क्या दे रखा है, रवि की जो टाइमिंग है वो थोड़ी कम है। रवि की टाइमिंग कितनी है भाई, 12 मिनट है। सोनिया की टाइमिंग ज़्यादा है, तो यहाँ लिख देंगे सोनिया कितनी है टाइमिंग, 18 मिनट है। ठीक है, तो हमें प्रश्नानुसार क्या निकालना है बच्चों, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। हमें रवि और सोनिया की टाइमिंग का क्या निकालना है, LCM निकालना है, न्यूनतम। रवि और सोनिया का हमें क्या निकालना है, कितनी बार में आके पहली बार मिलेंगे, सबसे न्यूनतम समय, यानी कि 12 और 18 का क्या LCM निकालना है। यानी कि हमें LCM निकालना है, हमें LCM निकालना है 12 और 18 का। जो भी आएगा वो हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ लिखेंगे 12 गुणनखंड करो, और यहाँ 18 लिखेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो मैं 12 को लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, 3 है 1 बार।
फिर यहाँ पे आ जाओ 18 में, देखो 2 है एक बार, 3 है 2 बार। तो संख्या ढूंढो जो दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एलसीएम। 2 की अधिकतम घात चाहिए 2, और 3 की अधिकतम घात कितनी है? 2। 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, तो 36 मिनट। यानी कि उत्तर क्या होगा? 36 मिनट बाद रवि और सोनिया दोनों एक जगह पर आके फिर से मिलेंगे। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया आराम से। प्यारे बच्चों, मैंने उदाहरण ऑलरेडी करा दिए, उदाहरण की मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी। अभी आपको लग रहा होगा सर खत्म हो गया वीडियो। जी नहीं, अभी हमने जो भी सीखा है उस पर संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव में, वो कर लेते हैं, तो तैयारी हमारी सोने पे सुहागा साथ ही साथ हो जाएगी। प्यारे बच्चों, हाथ से हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर कर रहे हैं अपने स्कूल ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ। किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो तो कमेंट करें, वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी आपके नाम के साथ। और आप हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर ज्वाइन कर लें, डाउनलोड कर लीजिए, लिंक्स में डाल दूंगा। एप्लीकेशन का नाम है मैथमेटिक एनालिसिस, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, लेकिन हमारी तैयारी एप्लीकेशन पर डेली चल रही है। एप्लीकेशन पर जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा है ना, उसी टॉपिक पे संबंधित प्रश्न ही लिए हैं, और ऑब्जेक्टिव ही लिए हैं। ज़्यादा बड़े प्रश्न मैंने नहीं लिए। ज़्यादा करेंगे, टाइम के साथ करेंगे, अभी नहीं करेंगे। लेकिन अभी तो हम सीख रहे हैं बेसिक पे। कहते हैं ना, एकदम से अगर इंसान पे प्रेशर डाल दोगे तो भाई फट जाएगा दिमाग। क्यों? अभी सिंपल हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने एनसीईआरटी पढ़ा, इसके बाद मैं उदाहरण भी सारा करा चुका हूँ और करा दूंगा। उसके बाद अभी हमने एनसीईआरटी सीख ली, और छोटे मोटे जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो आसान ही होते हैं, वो थोड़ा और कर लेते हैं तो तैयारी और अच्छी हो जाएगी। जैसे इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आता है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आपको क्या करना है? 96 लिखना है और इसका क्या कर लेना है? अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। करो, 2 से कटेगा 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 से कटेगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एक कम 3। तो 96 को मैं लिख सकता हूँ किस प्रकार? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 2 है 5 बार और 3 अपना है 1 बार। 2 है 5 बार, 3 है अपना 1 बार। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं 6 8 एवं 22 का लौशा और मौशा का अनुपात क्या है? 6, यहाँ 6 लिखोगे, यहाँ 8 लिखोगे, यहाँ 22 लिखोगे। देख रहे हो, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो 2 3 6, 3 एक कम 3। फिर देखो 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 22 गुणनखंड हो गया। अब देखो मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 एक बार है, 3 एक बार है। 8 पे आ जाओ, 2 कितनी बार है? 3 बार है। और 22 पे आ जाओ, 2 एक बार है, 11 एक बार है। सबसे पहले वो संख्या लेनी है जो तीनों में है। HCF क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जो तीनों में है उसकी न्यूनतम घात। 2 की न्यूनतम घात क्या है? 1। तो आंसर आ जाएगा सिर्फ 2। अब आ जाओ LCM, जो तीनों में उसकी अधिकतम घात, 2 की घात 3, और जो बच गए उनको गुणे में डाल दो, 3 और 11। 2 को 3 बार गुणा करोगे 8, 11 3 33, गुणा कर दोगे तो यह आ जाएगा। देखो, गुणा मत करो इसको, है ना, ऐसे ही रहने दो। हमें क्या निकालना है? लौशा और मौशा का अनुपात। अनुपात का मतलब बट्टा। लौशा क्या आया है? 8 गुणा 33। मौशा क्या आया? 2 भाग 2, 2 चौको 8, 4 से गुणा कर दो, 4 3 12, अस्सी लगा 1, 4 3 12 और 1 13। ठीक है। अच्छा, अनुपात बोला था क्या? तब तो करना ही पड़ेगा ना भाई मेरे। 6 8 22, 2 3 6, 3 कम 3, 2 दूनी 6। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 3। ठीक है, तो लौशा और मौशा का अनुपात निकालना है। लौशा हमारा कितना है भाई? 8 गुणा 33, और मौशा हमारे पास है 2। ठीक है,
तो 132 आया है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक है, तो बट्टे का मतलब क्या होता है? अनुपात। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 132:1। 132:1, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे ए और बी अभाज्य संख्या, तो ए और बी का लौसा क्या होगा? अभाज्य संख्याओं का लौसा क्या होता है? उनका गुणनफल। तो ए और बी की क्या हो जाएगी? गुणा। अगर इसमें प्रश्न में बोलता है मौसा क्या होगा, तो एक होता। अगले प्रश्न में आ जाओ। दो लगातार संख्याओं का मौसा, दो लगातार संख्याओं का मौसा एक होता है। काउंटर एग्जांपल दे दूं, एक संख्या 2 है और एक संख्या 3 है। ठीक है, 2 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 का गुणनखंड करोगे, 2 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 1, 3 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 1। कुछ भी संख्या में उभयनिष्ठ नहीं है, और जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तो HCF क्या होता है? एक होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? सह अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं, मान लेते हैं दो संख्या ए और बी है, अगर उनका मौसा एक हो जाए, एक हो जाए, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सह अभाज्य कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? एक होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कह रहे ये जो दो संख्या है इनका महत्तम समावर्त क्या होगा? तो देखो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, और यह है x की पावर 4 गुणे में है y। 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 3 12, यानी 2 की घात 2 गुणा 3, और यह है x, यह है y। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये। देखो 6 को भी तोड़ दिया 2 गुणा 3, 12 को भी तोड़ दिया मैंने, 4 3 12 होता है, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। ठीक, अब देखो ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें क्या निकालना है हमें? महत्तम समावर्ती, मतलब HCF निकालना है। ठीक है, 2 भी है, 3 भी है, x भी है और y भी है, दोनों में है। तो जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात लो। 2 की न्यूनतम घात 2 गुणा 3 की न्यूनतम घात 3 ही है, एक ही है, घात में मत लिखो। x की न्यूनतम घात x ही है और y की न्यूनतम घात y है। तो ये हो जाएगा 2 3 6 xy। आंसर आ जाएगा 6xy। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही हो जाएगा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 10√15 किसके बराबर है? देखो 10 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 5 दूनी 10 होता है अंडरूट के अंदर, अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 5, और अंडरूट 15 को लिख सकता हूँ 3 ही 5 15, ये चीज़। सो ये देखिए अंडरूट 5 गुणा अंडरूट 5, सेम चीज़ अगर 2 बार गुणा होता है अंडरूट में तो अंडरूट हट जाता है। तो ये 5 आ गया, ये अंडरूट में है, ये अंडरूट में है, तो अंडरूट के अंदर ये लिख दो गुणे में, तो ये आ जाएगा 5 2 3 6, 5 अंडरूट 6। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहे 65 और 117 का मौसा इस रूप में है, तो m का मान क्या होगा? देखो प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? 65 और 117 का जो भी मौसा है उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसके मौसा को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो m का मान क्या होगा? तो पहले मौसा निकाल लो, 65 का और 117 का गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। तो 65 को मैं लिख सकता हूँ 5 एक बार है, 13 एक बार है, और 117 को मैं लिख सकता हूँ 3 2 बार है, 13 एक बार है। वो संख्या ढूंढो जो दोनों में है, तो हमें हमारा मौसा क्या मिलेगा? जो दोनों में उसको ही लेना है, न्यूनतम घात लेनी है। 13 एक ही बार है तो 13 आ जाएगा। दोनों संख्याओं का मौसा क्या आ जाएगा? 13। तो यहाँ लिख देंगे 13। ठीक है, इसका मौसा कितना है? 13। माइनस का 117 इधर रखे क्या हो जाएगा? प्लस का 117। जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 130, 65 दूनी 130। m का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
m का मान कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं दो संख्या a और 18 का लौसा 36 है तो मौसा क्या होगा। तो दो संख्या कौन कौन सी है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। हम जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। मान रखेंगे पहली संख्या है a, दूसरी संख्या है 18, लौसा है 36, मौसा कितना दे रखा है 2 दे रखा है। 18 गुणा में इधर के क्या होगा, बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में आ गया। 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, तो a का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, 4 होगा। a का मान आ जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, स्वयं और एक। तो 29 सिर्फ 29 से कटेगा और 1 से कटेगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सारी भाज्य संख्याएं किसी ना किसी संख्या से कट जाती हैं। अगले वाले में आ जाओ। कह रहे हैं 156 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो x + y + z का मान क्या होगा। तो 156 का गुणनखंड करो, तो कटेगा 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। ठीक है, तो 156 को मैं लिख सकता हूँ किस प्रकार से कि भैया 2 2 बार है, 3 1 बार है और 13 भी 1 बार है। ठीक, और हमें दे रखा है प्रश्न में कि 2 कितनी, 2 की पावर में क्या दे रखा है प्रश्न में, ये इस तरीके से 2 की पावर x है, 3 की पावर y है, 13 की पावर z है। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, तुलना करोगे तो x के स्थान पर कितना है 2 है, y के स्थान पर क्या है 1 है, और z के स्थान पर क्या है प्यारे बच्चों 1 है। तो हमें क्या निकालना है, x + y + z, यानी कि 2 + 1 + 1 यानी कि 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। कह रही p और q अभाज्य संख्या है, तो इस संख्या और इस संख्या का मौसा क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या है, p की घात 3 है और q की घात 1 है। अगली संख्या क्या है, p² है और ये q की घात 1 है। ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों में, p भी दोनों में और q भी दोनों में। हमें निकालना है मौसा। मौसा में क्या होता है बाबू, जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात। तो p की न्यूनतम घात 2 है, q की न्यूनतम घात 1 है, तो ये हो जाएगा p² q। p² q होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी प्रश्न में बोलते हैं LCM निकालो, तो अधिकतम घात ढूंढते। p की अधिकतम घात कितनी है 3 और q की अधिकतम घात 1 ही है, तो उत्तर ये होता है LCM में। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। सम संख्याओं का मौसा, जैसे एक काउंटर एग्जांपल ले लो, एक 2 ले लिया, एक 4, 2 लगातार संख्या है। 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 1 2, 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2। जो संख्या दोनों में है उसकी न्यूनतम घात लो। तो दो लगातार संख्याओं का जो, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो मैंने बोला था अगर आपके पास आप HCF निकालते हो किन्हीं दो संख्याओं का, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और वो एक आ जाए तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या का एक युग्म कहते हैं। जिसमें भी HCF एक आएगा, दोनों संख्याओं का HCF एक आएगा, वही हमारा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म होगा। तो देखिए अगर नॉर्मली देखा जाए 14 किससे कटता है, 7 से कटता है, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो इसका HCF 7 आएगा। HCF क्या होता है, सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित कर दे, वो HCF होता है। अब इसमें आ जाओ, देखो 13 है 52 है, इसका HCF 13 आ जाएगा। 13 1 13, 13 चौके 52। इसमें आ जाओ, किससे कटेगा, 21 है 84, 21 से कट जाएगा, 21 1 21, 7 नहीं 7 आ जाएगा ना, 7 3 21, 7 कम से 7 दूनी 14, इसका HCF पे कितना आएगा 7 आएगा। 7 3 21, 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो एक नहीं आ रहा है,
3 ऑप्शन गलत हो गए तो ये वाला सही होगा। अब कैसे सही होगा वो देख लो। 18 को गुणनखंड करके देखो, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 पचे 25, 5 एकम 5, है कि नहीं। तो बाबू 18 का गुणनखंड क्या होगा, 2 एक बार है, 3 2 बार है, और यहाँ पे आ जाओ 25 में 5 2 बार है। तो कुछ भी संख्या उभयनिष्ठ है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता उस स्थिति में एचसीएफ कितना होता है, 1। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 1, यानी कि ये क्या होगा, एक सह अभाज्य संख्या का एक युग्म होगा। तो इतना रखते हैं, बहुत है। अभी मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अभी तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ही बताया। तो जितना आज मैंने बच्चों पढ़ाया आज की क्लास में, प्लीज़ इसकी एक फियर कॉपी अलग से बनाइएगा। क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर्स भी लिखना है, और कलरफुल तरीके से लिखना है। देखो नोट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी क्या है, खुद के लिखे हुए नोट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जब आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। मैथ आपसे मांगता है रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन आपने देखा है तो एक क्वेश्चन खुद से बनाने की चेष्टा भी कीजिए। जब बन जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। ठीक है, बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमारे बैच को जल्दी से जल्दी परचेज कर लें, क्योंकि बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं एप्लीकेशन पे। फटाफट से कोर्स भी खत्म हो जाएगा। लेट ज्वाइन करोगे आपका ही घाटा है ना। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।